जय हिंद जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? अच्छा, होना भी चाहिए। तो हमारी ज्योग्राफी की ये सीरीज चल रही है जिसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर 12th क्लास तक की आपकी पूरी ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे आपको, पूरा एनसीईआरटी। आज हम क्लास 7 की पढ़ रहे हैं जिसमें से आज चैप्टर 4 है जिसका नाम है एयर। एयर यानी वायु। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबके हाथ में पेन होना चाहिए और कॉपी होनी चाहिए और आराम से बैठ के सुनते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। ठीक है, चलिए। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर में घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ठीक है, जैसे आपको पता है ये हमारी जो अर्थ है इसके चारों तरफ आपका एयर से भरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? आपको एटमॉस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ डिपेंडेंट ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी जीव जंतु हैं सब किसके ऊपर डिपेंड है? एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहीं पास आपको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आप सांस कैसे लेंगे? सांस मरमुट आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमें सांसें लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं। इट प्रोवाइड अस एयर वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है आपके अर्थ में? नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन आपका 21%, बाकी 1% अदर गैसेस। ठीक है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं कौन? आपके एटमॉस्फेयर। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। अगर एटमॉस्फेयर ना हो, ओजोन लेयर वगैरह ये सब ना हो, तो डायरेक्ट वहां की जो किरणें आती हैं तो आपकी जो आंखें हैं ना साहब, आंखें चली जाए। ठीक है, यह वह वायु राशि है जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया जाता है। इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवली। एटमॉस्फेयर ना हो तो इतना तापमान हो कि आप भैया जल जाए बिल्कुल। ठीक है, जैसे ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज नाइट्रोजन, कितने परसेंटेज ऑक्सीजन, कितने परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। हमारे अर्थ में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, ऑर्गन 0.93% और अदर गैसेस 0.4%। मैं आपको बता दूं, सांसें लेने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन और पेड़ पौधों को जरूरत है सांसें लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन ऐसे दो गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग है। जैसे आप देख सकते हैं कि 78% में नाइट्रोजन और 21% में आपके ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में आपके पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, धूल छोटे छोटे कण आपके हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर आता है नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैसेस है, जैसे 78% आपकी पाई जाती है। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वह सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते और मृदा एवं कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेके इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि ये डायरेक्ट नाइट्रोजन तो नहीं लेते, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो आपके मृदा में यानी मिट्टी में जो कुछ आपके जीवाणु यानी बैक्टीरियस वगैरह जो होती हैं आपकी, है ना, इनकी वजह से क्या कहते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं और इसकी वजह से पेड़ पौधे हमारे हरे भरे रहते हैं। फिर आता है ऑक्सीजन, जो बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य एवं पशु सांस लेने में वायु ऑक्सीजन का यूज करता है। हर पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जितने भी पौधे हैं वो किसके कारण ऑक्सीजन वो करते हैं? फोटोसिंथेसिस के कारण। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फिर आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड। हरे पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस लेते हैं, ये याद रखिएगा। ग्रहण क्या करते हैं पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते क्या आपको? ऑक्सीजन। ठीक है, मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते, जो आपके ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का
बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी का मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन करता है, इसी की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्टेड और आपके इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग होती है, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड कारण। 2070 तक हमने टारगेट बनाया है कि जीरो कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड की यूज ही करना बंद कर देंगे। ठीक, क्या आपको पता है जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए हमने इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती, इस प्रकार वायु चक्र है। क्या चलता है? दैट्स हाउ द एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस व्हेन द एयर इज, जब हमारी एयर क्या होती है? गर्म होती है। एक्सपेंडेड बिकम द लाइटर एंड गोज अप, कोल्ड एयर इज डेंसर हैवी, दैट इज व्हाई टेंड टू सिंक डाउन व्हेन hot air rises, cold air from the surrounding area rushes there to fill the gap। ठीक है। फिर आपका आता है अगला गले में किस किस। हाँ, फिर आपका अगला आता है वायुमंडल की संरचना क्या कहती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। आपको बता दें जो हमारा वायुमंडल उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये देख सकते हैं आप डायग्राम, ये आपका क्षोभ सीमा, सप्ताह समताप सीमा, मध्यम मंडल, मध्य सीमा ये आ गई यहाँ पास वायुमंडल और ये वायुमंडल। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और लास्ट में आपको एक्सोस्फेयर। ठीक है, कितने पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है? 5। याद करने का सबसे सरल तरीका TSME। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होता है क्या? ट्रोपोस्फेयर यानी होता है क्षोभमंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। दिस लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये इसकी एवरेज ऊंचाई कितने किलोमीटर तक है? 13 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। कहाँ लेते हैं? द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। जो आपका एयर होता है सांस लेने के लिए वो कहाँ की? यहीं पास अपन लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण इसी परत के अंदर होता है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलो स्ट्रीम अकर इन दिस लेयर। ठीक है, जो आपका कोहरा देख सकते हैं, रेनफॉल, बारिश वगैरह सब कहाँ पे? इसी की वजह से होती है, यहीं पास होती है। फिर दूसरा होता है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है। एबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज स्ट्रेटोस्फेयर। ये लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई है? 50 किलोमीटर तक। दिस लेयर ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना। यहाँ पास बादलों की और मौसम संबंधी घटनाओं का लगभग मुक्त होती है। यहाँ पास ना बादल आपको दिखेंगे ना आपके मौसम। यहीं पास आपकी क्या हवाई जहाज, प्लेन वगैरह उड़ती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थिति हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। ठीक है, हमारी हवाई जहाज कहाँ उड़ती है? आपके स्ट्रेटोस्फेयर में। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, सूर्य के आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? जो हमारी सूर्य से किरणें आती हैं वहीं पास ओजोन लेयर होती है, वही हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। नहीं तो आप सबकी आंखें चली जाए। फिर आता है मेसोस्फियर यानी मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ठीक, एक्सटेंडेड ये 80 किलोमीटर तक आपके ऊपर है, 80 किलोमीटर। फिर अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते। जो आपके मेटेरॉइड्स वगैरह होते हैं ना, जो ऊपर से आते हैं, तो यहीं पास पूरी हवा की इतनी तेज यहाँ पास वायुमंडलीय दबाव रहता है, तो उसके कारण क्या हो जाते हैं? ये पूरे जल जाते हैं। फिर आता है थर्मोस्फेयर। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अतिरिक्त तीव्रता से बढ़ता है। थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जितना ऊपर जाते जाएंगे उतनी तेज आपके तापमान बढ़ता है, क्योंकि सन के आसपास जाते रहेंगे आप। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। आयनस मंडल भी किसका भाग है? आपका थर्मोस्फेयर का भाग है। ठीक है, ये टोटल 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। जो आपके रेडियोस वगैरह ट्रांसमिशन वगैरह होते हैं यहीं से आपके चलते हैं। ठीक है, इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। इसी कारण आपके क्या होता है कि फिर आता है एग्जोस्फेयर यानी बाहिर मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बाहिर मंडल के नाम से जाना जाता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर नोन एज द एग्जोस्फेयर। यह वायु की
पतली परत होती है। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर। देखते हैं वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में क्या है। मौसम एवं जलवायु। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे एवं दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। जो आपके वेदर होते हैं ये हर घंटे, वेदर इज द थीम दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। फिर देखते हैं अपन टेम्परेचर क्या होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। जो हमारी वायु होती है ना उसमें अगर हॉटनेस हुआ, कोल्डनेस हुआ, जो वहां पास प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं, आपके टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है। फिर इंसुलेशन क्या होता है। तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। एन एयरपोर्ट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज द इंसोलेशन। सूर्य के आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहलाती है। ये समझ में आपको। इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्टेड बाय द अर्थ। जो सूर्य की किरणें आती है उसके जो वायुमंडल क्या रोक लिए थे उसे क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं। तापमान की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ द इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स, therefore the temperature decreases in the same manner. The standard unit of the measuring temperature is degree Celsius. It was invented by Anders Celsius. On the Celsius scale, the water freezes at 0 degree Celsius and boiling point of the 100 डिग्री सेल्सियस। आपको बता दें तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। इस का आविष्कार एंडर सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर आपके उबलता है। ठीक है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द अर्थ रिसीव्ड ओनली 1 in 2 अरब पार्ट्स ऑफ द सन एनर्जी। सिर्फ मतलब हमारे पास 2 अरबों से भी ज्यादा जो आपकी होती है। ठीक है, 2 अरब से भी ज्यादा की जो सिर्फ 1% आप प्राप्त करते हैं हम। 2 अरब में से 1% भाग हमें सूर्य की क्या मिलती है, आपकी ऊर्जा मिलती है। सिर्फ इतने में बताइए हमारा काम चल रहा है। फिर आते हैं ये देखते हैं तापमान। थर्मामीटर। थर्मामीटर से किसे यूज डायरेक्ट पूछता है टेम्परेचर को नापने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, थर्मामीटर। बैरोमीटर यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए। ठीक है। गोदावरी में आप रेन गेज आपको रेनफॉल के लिए करते हैं। वाइंड वेन आपके शो डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड वेन क्या के लिए, किस डायरेक्शन से विंड आ रही है उसके लिए नापते हैं अपन विंड वेन। रेन गेज आपका अपन किस लिए करते हैं, आपकी जो रेनफॉल होता है। ठीक है। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नापते हैं, जैसे बुखार वगैरह होती है आपकी, इसी से नापे जाते हैं। ठीक है। बैरोमीटर से आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहता है वायु दाब। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, हमें वायु का नहीं समझ में आता। जो हमारी हवा होती है ना वो उच्च दाब के साथ हमें फोर्स तो करती है लेकिन हमें महसूस नहीं होता क्योंकि हमें चारों तरफ से इक्वल हवा लगती है और हमारा हमारा जो हवा होता है उसके हम अपोजिट रिएक्शन करते हैं। इसकी वजह से हमें क्या नहीं होता, महसूस नहीं होता। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। जो आपकी पृथ्वी होती है, एयर प्रेशर डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर इज नोन ऑन द अर्थ सरफेस। फिर वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। जितने ही ऊपर आप वायुमंडल में जाएंगे उतना ही आपका प्रेशर जो होगा वो कम होता जाएगा। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। मतलब समुद्र जो देखेंगे वहां पर सब वायु दाब बहुत ज्यादा देखेंगे। जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे आपकी क्या होता जाएगा, वो घटता जाएगा। वायु दाब का क्षेत्रीय वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेसेस। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। In areas where temperature is high, the air gets heated
एंड राइजेस द क्रिएटर अ लो प्रेशर एरिया। ठीक है, फिर निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। फिर क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, तो वहां वायु दाब भी नहीं है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट जा सकती हैं। सोचिए, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनकी पूरी फट सकती है। ठीक है, इसीलिए आप चांद पर कभी जाने का सपना रखिए, बिल्कुल आप अपने साथ ख्याल लेके चलिए। यार किसी के कहने पर आज तुझे चांद की सैर करा दूं तो उसके लिए सुरक्षित होके जाइएगा। ठीक है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। चलो, पवन। पवन क्या होते हैं? हवाएं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लोअर प्रेशर इज नोन एज विंड। ठीक है, पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया। सबसे पहला स्थायी यानी परमानेंट विंड, मौसमी यानी सीजनल विंड, और आपके होता है लोकल विंड। ठीक, सबसे पहले देखते हैं स्थायी पवन यानी परमानेंट विंड। विंड क्या होती है? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पनवे स्थायी पवनें कहलाती हैं, जो हमारी लगातार आपकी देखते होंगे कभी पूर्वी और पश्चिमी, ईस्ट और वेस्टर्न जो आपकी पवनें होती हैं वो क्या होती है? आपकी परमानेंट होती है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में बहते हैं, पूरे वर्ष में लगातार ये निश्चित दिशा में बहते रहे। स्थानीय पवनें क्या होती है? लोकल पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन की किसी विशेष समय में चलती है। ठीक है, स्थानीय पवन मतलब उनका कोई विशेष दिन होगा, कोई विशेष पार्टिकुलर एरिया होगा छोटा सा, वहां पास ये चलती रहती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? लोकल। उदाहरण के लिए स्थल व समुद्री समीर, जैसे आप लैंड और सी ब्रिजेस के पास आप देख सकते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें को लू कहा जाता है। आपको बता दें, जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, जहाँ जैसे हम लोग के यहाँ मध्य प्रदेश के जस्ट ऊपर वाले पूरे जितने भी क्षेत्र उत्तरी कहलाते हैं, यहाँ पास जब गर्मी में हवा चलती है खूब तेज, कहते हैं लू लग गई। लू लग गई तो इसका उपाय क्या किया जाए? प्याज ले लो भैया, अपने जेब में प्याज लेने से क्या होती है? लू नहीं लगती। बहुत साइंटिफिक रीजन है। फिर आते हैं मौसमी पवने। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। दीज विंड चेंजेस देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवने को देख सकते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवने को पश्चिमी या पछुआ पवने कहते हैं। फिर आपका देखते हैं, ये आपने अर्थ देखा होगा, एक में होता है इक्वेटर। मैं आपको नॉर्मल पहले बना देता हूँ, फिर आप समझेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये मान लीजिए हमारी क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी का ये बीच वाला पार्ट आपका कहलाता है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री है। फिर जस्ट ये वाला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जस्ट नीचे वाला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये 23.5 डिग्री साउथ कहलाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कहलाता है। ठीक है, फिर होता है आर्टिक। ये होता है आर्टिक, और नीचे वाला होता है अंटार्कटिक। ये होता है आपका साउथ पोल, ये होता है आपका नॉर्थ। ठीक है, इस तरह देख सकते हैं आप। जो हमारी पवनें क्या होती है? हाई प्रेशर से क्या होती है? आपके लो प्रेशर की ओर जाते हैं। सबसे पहले ये देखिए इक्वेटर, यानी यहाँ पास गर्मी बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पास क्या होगा? प्रेशर लो होगा, और ऊपर थोड़ी सी ठंडी होगी तो क्या होगी आपकी? यहाँ से जो हमारी पवनें होगी इधर साइड आएगी पूरी। ठीक है, इक्वेटर के पास। ठीक, तो उसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट में ऐसे पवने जाएंगी, फिर उसके जस्ट वाले पार्ट में आपके ऐसे पवने। ये देख सकते हैं आप यहाँ पास इक्वेटरी लो प्रेशर कोल्ड टर्म के कारण ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है पवने को। इसे कहते हैं टोरॉइड जोन। ये वाला पूरा टोरॉइड जोन कहलाता है, ये टेम्परेचर कहलाता है, सबसे ऊपर वाला फ्रिज जोन कहलाता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक टोरॉइड जोन। फिर टेम्परेट जोन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ऊपर ऊपर ही आर्टिक तक, फिर आर्टिक के से आपके पोल तक आपको क्या होता है? फ्रिज जोन। ये देखिए हाई प्रेशर ऊपर रहता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। यहाँ पास हाई प्रेशर रहता है तो ऊपर साइड लो प्रेशर तो इधर जाएगी। तो हाई से लो प्रेशर तक आपकी जो होती है पूरी पवनें चक्रवात क्या होता है? प्राकृतिक आवेश
भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया था जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय तस्कर्स के हानियों से हुई। 260 किलोमीटर घंटे अतः मॉइस्चर यानी आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पीय होता है तो वह जल वाष्प बन जाता है। व्हेन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द लैंड एंड द डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर्स। ठीक है, वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाता। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंड होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनीय होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। याद रखिएगा, तो जलवाष्प आपके ऊपर चली जाती है, वो ठंडी होती रहती है, वो पूरे इकट्ठा हो जाती है, तो वही क्या होती है, आपके बादल बनती है और बादल से आपकी क्या होती है, वर्षा होती है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तब वर्षण के रूप में नीचे गिर जाती है। जब चीज भारी हो गई तो फिर हम नीचे गिरेंगे। इसीलिए कहते हैं आपका कभी ईगो भारी नहीं होना चाहिए, आपका एटीट्यूड भारी होना नहीं चाहिए, आपका घमंड नहीं होना चाहिए, नहीं आप भी नीचे गिर जाएंगे। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनी हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनी नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ठीक है, ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। प्लांट सेल प्रिजर्व वाटर। जब पहाड़ी से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण आपके बनता है। ये देख सकते हैं आप, कोल्ड एयर वार्म एयर से ऊपर जा रही है, ऊपर से कोल्ड हो गए तो फ्रिजिड हो गए तो वहां से बारिश हो गई। ठीक है, रिलीफ्स और रेनफॉल यहाँ पास हो रहा है, यहाँ पास कन्वेंशनल रेनफॉल हो रहा है। ठीक, साइक्लोनिक रेनफॉल इस तरह होता है, आप देख सकते हैं। ये आपके रिलीफ यानी ऑर्फन रेनफॉल हो रहा है, ये आपके कन्वेंशनल रेनफॉल हो रहा है। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश, टाटा बाय बाय स्वाहा। चैप्टर 4 हो गया। आप चैप्टर 5 पढ़ेंगे, 6 7 चैप्टर तक है आपकी। ठीक है, 7th की आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपकी 9th की भी ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे अपन, खत्म कर देंगे जल्द से जल्द। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर